नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं ऋषिराज और मेरे साथ है मेरे साथी अजीत। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये जो तस्वीर है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें हम कि ये जो सोशल मीडिया या मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, एक संभावित तस्वीर है। ये प्रस्तावित रूट है या नहीं है, देश यही इन्वॉल्व है, रास्ता यही रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर जो है क्लैरिफिकेशन जो है वो हम आपको पहले बता दें कि ये सोशल मीडिया या मीडिया द्वारा जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसका ये प्रस्तावित एक नक्शा है। तो अजीत, 8 देश इन्वॉल्व हैं इसमें। शुरू ये होगा भारत से, और ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, जो सबसे पहले जाकर पहुंचता है यूएई तक, जो पहला वो पहुंचेगा, ये जल मार्ग है। यानी कि पोर्ट और रेल रूट एक ही, वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो मिक्स होगा, जिसमें पोर्ट भी होगा, जिसमें रेल भी होगा, और कुछ ऐसे जगह हैं जहां प्रस्तावित यह है कि वो अंडर केबल निकलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रास्ते से होता जाएगा। तो सबसे पहले भारत से निकलकर ये हमारा सामान पहुंचेगा, जो हमारा कार्गो शिपमेंट है वो पहुंच जाएगा यूएई। यहां से ये लोड हो जाएगा ट्रेन पर, और फिर ये ट्रेन के जरिए जो है आपका यूएई से होते हुए फिर और हराद और सऊदी अरेबिया या यहाँ रियाद से होते हुए ये आगे बढ़ेगा। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो हम संभावित नक्शे की बात कर रहे हैं, उस नक्शे में हो सकता है कि इस रास्ते को और शॉर्ट किया जाए, क्योंकि ये जो प्रस्तावित जो रूट है तकरीबन वो 6000 किलोमीटर का होने वाला है। इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि भारत का सामान, क्योंकि जैसे ही हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और अपने यहाँ मेक इन इंडिया को सरकार बूस्ट कर रही है, तो जो सामान बनेगा उसको बाजार चाहिए। तो अब उस बाजार की तक पहुँच के लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसके साथ जो हम बाहर से मंगाते हैं अपने लिए, उसकी पहुंच हमारे यहाँ आसान हो जाएगी। देखिए, ये सऊदी अरेबिया से निकलेगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते ने इजराइल को भी जोड़ दिया है एक तरीके से मिडिल ईस्ट से। तो इजराइल और मिडिल ईस्ट या इस्लामिक देशों के रिश्ते इजराइल के साथ कैसे हैं ये जग जाहिर है, उस पर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इसमें इजराइल कनेक्ट हो रहा है पूरे इस कॉरिडोर के जरिए, वो एक बड़ी उपलब्धि है, यानी कि एक स्ट्रैटेजिक उपलब्धि भी है, और हम आगे इसमें बात करेंगे। लेकिन आपको पहले बताएं कि ये जो 6000 किलोमीटर का जो हिस्सा है, उसमें 3500 किलोमीटर जो है वो जल मार्ग रहेगा, बाकी का जो रूट है वो रेल रूट रहेगा, यानी कि मिक्स रहेगा। तो ये जो पूरा गल्फ का इलाका है जो गुजरेगा, और संभवतः इजराइल तक जो है ये रेल के मार्ग से ही जा रहा है। उसके बाद हम यूरोप में जब इंटर करते हैं और तमाम जब साथी देशों तक पहुंचेंगे, तो फिर ये जो है आपका ग्रीस जब हम पहुंचेंगे तो ये जल मार्ग से हम पहुंचेंगे इजराइल के बाद। तो एक तरीके से जो एक नया ये डिजाइनिंग है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 40% तक आपका वक्त बच जाएगा, तो वो उसका एक प्रस्तावित खाका हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जब भारत अपना सामान जो है दूसरे देशों को भेजता है, तो वो बेसिकली अब पोर्ट्स के जरिए, बंदरगाहों के जरिए भेजता है, शिप्स के जरिए, तो वो एक लंबा वक्त लेते हैं, क्योंकि जो शिप्स हैं वो उनका मूवमेंट बहुत धीरे होता है और इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है पैसा भी बचेगा यहाँ पर। और क्योंकि भारत जो है आने वाले वक्त में प्रोडक्शन हब बनने वाला है, तो उस लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है रूट। और अपने एक दर्शकों को जो, चूंकि इसी बात पर हम बता दें, जो सामान हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अभी जो वक्त लगता है भारत से, अगर हम कोई सामान यहां से पोर्ट के जरिए भेजना शुरू करते हैं, तो अगर मानिए एग्जांपल हम जर्मनी का लेते हैं, तो जर्मनी पहुंचते पहुंचते 36 दिन लगते हैं, यानी कि महीने भर से महीना और 1 हफ्ता लग जाता है। जब ये रूट हम तैयार कर लेंगे, रेल और कार्गो, पानी और रेल का रूट हम तैयार कर लेंगे, तो इससे ये जो 36 दिन है वो घटकर 14 दिन उसके घट जाएंगे, यानी कि वो रास्ता महज 22 दिन में ही तय हो जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी, और तेज ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हर किसी को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। और इससे फिर ये जो प्रस्तावित नक्शा है, इससे दुनिया के दूसरे देश भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सिर्फ सऊदी का ही मसला नहीं है। अब जैसे सऊदी अगर कहीं सामान पहुंच रहा है, तो फिर सऊदी से लगने वाले जो इलाके, बाकी हिस्सों में सामान को पहुंचने और जल्दी लगेगा। इससे खर्चा घटेगा, मतलब जो हमारा ईंधन की खपत है वो घट जाएगी, तो उससे भी हमारे जो कॉस्टिंग है वो भी कट होगा। देखिए, ये जो ऊपर के देश हैं, अगर हम नक्शे को यहाँ पर देखें, तो यहाँ से मुंबई से अब सामान इस वक्त जो निकलता है, और अगर हमें सेंट्रल एशिया जाना है तो हमने यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पर जो है अपना हब बनाया हुआ है। तो यहाँ और यहाँ में ज़्यादा दूरी है नहीं, तो ऐसे में सामान को अगर हमें यहाँ पहुँचाना हो, तो यहाँ से हम सेंट्रल एशिया की तरफ ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ हम थोड़ी देर आगे आते हैं तो हम यहाँ से सीधे जो है यूरोप की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका फ़ायदा एक और है कि जिन देशों के जरिए ये सब होकर गुजरेगा, उन्हें इसका जो टैक्स भी मिलेगा, उनको जो है इकोनॉमिकली भी फायदा होगा, और उनके यहाँ सामानों की पहुंच भी आसान हो जाएगी। तो अब तक सऊदी अरेबिया जो चीज़ बाहर से मंगवाता है,
उसको एक ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है। बिल्कुल। और इसमें अब हम बात करते हैं कॉस्ट की कि ये जो रास्ता है अजीत वो कितने में तैयार होगा। इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने साल 2021 से 27 के बीच में ही 300 मिलियन यूरो जो है वो प्रस्तावित कर दिया था और भारत इसका भागीदार बना था। तो यानी कि ये रातों रात कुछ ऐसा नहीं हुआ है, उसके लिए पूरा एक बजट तैयार हुआ है और इसको हम जो भले ही राजनीतिक तौर पर या डिप्लोमेटिक तौर पर हम किसी एक देश का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके जरिए जो है बीआरआई जो है उसको लेकर बहुत नुकसान हो जाएगा और काफी चिंता भी होगी। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि बीआरआई में तकरीबन 150 देशों को चीन ने अपने साथ किया था, लेकिन बीते हमने देखा है कि 10 सालों में कोई ज़्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन बीआरआई का भी अगर आप देखेंगे तो जो समुद्री रास्ता वो यहाँ से शुरू होता है, पाकिस्तान के जिस बंदरगाह से शुरू होता है वो यहाँ पर है। तो और जो भारत का बंदरगाह है जो ईरान के साथ लगता है और यहाँ पर है। हाँ, तो चाबहार और ग्वादर जो है बहुत आसपास है। तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट से देखेंगे तो ये काउंटर भी है उसको। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इटली उसका सहयोगी है, तो इटली भी इसमें आ गया है, तो इटली भी एक तरफ आ गया। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो उसमें जापान देशों के जो नाम है वो हैं, देखिए इसमें भारत है, यूएई है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूरोपियन यूनियन सहित जो है वो कुल इस 8 देश जो हैं उनको सीधा फायदा होगा। इजराइल और इसका फायदा जॉर्डन को भी मिलेगा। अब देखिए, आमतौर पर जब सामान अगर यहाँ से आ रहा है तो इसे घूम कर आना होता है, ठीक है। ये इंडो पैसिफिक रीजन से जाके आगे आता है या फिर चीन सामान भेजता है तो इस रास्ते से भेजता है। अब इसमें एक और देश जापान जो है वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि यहाँ से इसको बढ़ाकर यहाँ किया जाए और वो फिर बे ऑफ बंगाल से अपने यहाँ तक उस रास्ते को तय करे। वो आगे का भी एक्सटेंशन रूट देख रहा है कि सिर्फ इस तरफ ही ना बढ़ा जाए बल्कि उस दूसरी तरफ से भी जो है वो रूट का विस्तार कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो रूट आप देख रहे हैं संभावित 6000 किलोमीटर का, वो आगे बढ़कर जब जापान तक जाएगा तो इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। इसकी महत्ता ऐसे हो जाएगी कि अब जापान की जो सामान जो जापान में बनता है, जापान में प्रोडक्शन बहुत आगे है, तो जापान का सामान सीधे यूरोप और यूरोप का सामान सीधे जापान तक आ सकेगा। और क्योंकि भारत आने वाले वक्त में दुनिया का एक सबसे बड़ा हब बनने वाला है, तो भारत के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और खास बात, भारत जो है अपने सामान को हमेशा यहाँ इस इलाके में, सेंट्रल एशिया के इलाके में पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए चाबहार बंदरगाह पर हमारी नज़र थी। अब वो उसका भी एक अल्टरनेट हमारे पास है। तो अब सोचिए कि अगर सऊदी तक सामान आता है तो अब बाकी के जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ पर आपकी पहुँच आसान हो जाती है। तो अब आप, और ग्रीस में, क्योंकि हमने देखा हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर, तो अब ग्रीस के साथ जो रिश्ते हैं उसको भी लेकर रिवाइव कर रही है सरकार। तो ये एक नया मोड़ है। और यूरोपियन यूनियन में इतने देश हैं कि व्यापार के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी बिल्कुल। और देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट पर अजीत जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, सिर्फ सहयोगी देशों के नहीं, सहयोगी देशों में तो उत्साह है, लेकिन जिस तरह से चाइना रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से इजराइल टर्की रिएक्ट कर रहा है, वो खासा मायने रखता है। चीन का कहना है कि इन सब चीज़ों पर बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है, जबकि उसका बीआरआई बीते 10 साल में किस हालत पर है ये हर कोई जानता है कि अब उससे एग्जिट नहीं ले सकता है, वो ना खा सकता है ना उसे उगल सकता है। बड़ा पैसा जो है यहाँ लगा हुआ है। आपने यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया, इसको जोड़ने के लिए रोड बनाई, और रोड जो है उसका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ये बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है वो। जी बिल्कुल। और तो एक बड़ा वो फेर है, तुर्की का कहना है कि उसके बिना इस तरह का कोई कॉरिडोर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो संभावित नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से रिएक्ट भी लोग कर रहे हैं और जो एक तरीके से संभावित रूट दिख रहा है उसको लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, और आगे जो भी रिपोर्ट इसमें डेवलपमेंट होगी वो भी भारत तक आपको बताएगा। फिलहाल तो हमने एक संभावित नक्शे के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि क्या रूट हो सकता है। आगे इस खबर में जो भी अपडेट होगी तो वो हमारे साथी अजीत या मैं खुद ऋषिराज आप तक लेकर आता रहूंगा। देखते रहिए भारत तक।